सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिमेनिंग ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज इवेंट्स लीडिंग टू एक्सल्शन। तो हमने देखा कि इल्हाक, एक्सल्शन का मतलब इल्हाक, ठीक है, तो यानी कि जुड़ जाना। तो कश्मीर इंडिया के साथ कैसे जुड़ा, उसके साथ ऐसे क्या इवेंट्स हुए, क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि कश्मीर जो है उसे इंडिया के साथ जुड़ना पड़ा, जबकि उन्होंने फैसला किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ना तो वो कश्मीर, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जुड़ेंगे, ना तो वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो पहला कॉज हमने पढ़ा था केस ऑफ गुरदासपुर। हमने देखा कि इकोनॉमिक वे जो था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो कहाँ से आता था, वो ट्रेड वगैरह कहाँ से होता था? वो ट्रेड वगैरह होता था पाकिस्तान से, ठीक है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तो जो भी मतलब वेज थे, ठीक है, जो भी पाथ्स थे या जहाँ से हम लोग सप्लाईज करते थे या जहाँ से हमारा पोस्टल या टेलीग्राफ सिस्टम चलता था, वो सारा कुछ किसके अंडर में आ गया? पाकिस्तान के अंडर में, ठीक है। तो उसके बीच में भी एक तरह की मतलब रिवाइवल हो गई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, कि अब जो मतलब कनेक्शन है वो ना तो हमें इनके साथ रखना था ना तो उनके साथ रखना था। लेकिन अगर हम किसी एक कंट्री के साथ यहाँ पे जुड़ते तो दूसरी कंट्री जो है वो फसाद क्रिएट करती। लेकिन ये हम मतलब ये जो महाराजा वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अगर हमें दोनों के साथ नहीं रहना है, लेकिन दोनों के साथ हमें इख्तिलाफ भी नहीं रखने हैं। मतलब अगर ट्रेड करेंगे तो दोनों के साथ, ठीक है, इस तरह। लेकिन एक मसला सुलझा नहीं था कि दूसरा मसला 1947 में आ गया था, जब पश्तून के यानी कि पाकिस्तान की, हाँ, पाकिस्तानी साइड से जो ट्राइबल्स थे, कबाली थे, तो वो आ गए थे कश्मीर पे हमला करने के लिए। वो चाहते थे कि वो कश्मीर को फतह करे, ठीक है। सो आवाज आ रही है आपको? आरजू, आपको आवाज नहीं आ रही? आपको खाली इशू है या बाकी सबको इशू है? हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो, ओके। सो 1947 में क्या होता है कि जो पश्तून के कबाली जो है, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए थे, वो आए थे कश्मीर पे हमला करने के लिए। और ऐसा कहा गया था कि वो पाकिस्तानी पश्तून थे, ठीक है, यानी वो पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान से आए थे। अब यहाँ पे एक मसला है, अगर दोनों में से कोई हमला करता है तो जो हमला करने आया उसके पास तो हम मदद के लिए नहीं जाएंगे ना, ठीक है, सीधी सी बात है। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए थे, इसका मतलब पश्तून नॉर्थ वेस्टर्न साइड के पाकिस्तान से आए थे, और ये अफगानिस्तान से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन साउदर्न अफगानिस्तान से। तो ये वाले जो पश्तून है ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से थे, इट मीन से पाकिस्तान से आए थे, ठीक है। तो होता ये है कि बहुत सारे ट्राइबल जो है वो कहाँ से आते हैं अटैक करने के लिए? मुजफ्फराबाद से। और वो अपना जो मतलब प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस का मतलब वो कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं, और जहलिम का बहुत सारा साइड जो है वो कवर कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब ये अलग अलग से जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास आर्मी है, ठीक है, महाराजा की जो ऑलरेडी हमारे पास आर्मी थी वो ज्यादा भी नहीं थी। लगभग जब वो उड़ी से आ रहे थे तो वहां पे उनका सामना 150 स्टेट सोल्जर्स से हुआ था, ठीक है। और वो किस के अंडर आते थे? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, यानी कि जो महाराजा सिंह के ब्रिगेडियर थे, आर्मी कमांडर जो थे।
तो उनका सामना उनसे हुआ, लेकिन टोटल में जो सोल्जर्स थे वो कितने थे, 150 सोल्जर्स। ठीक है। और ये जो आर्मड ट्राइबल्स थे, ये जो कबाली थे, ये बहुत ज्यादा थे, इनकी तादाद भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आ चुके थे। सो स्टेट फोर्स जो है उन्होंने काफी टैकल करने की कोशिश की, इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश की, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। तो महाराजा के पास अब क्या वे बचा था कि वो दूसरी कंट्री से मदद के लिए अप्लाई करते। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलिट्री हेल्प मांगी कि आप यहाँ पे डिस्पैच कीजिए कुछ मिलिट्री को कोप्स को, ठीक है, ताकि ट्राइबल अटैक से वो कश्मीर को बचा सके। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है इंडिया का, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने महाराजा के साथ एक डिफेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज की अक्टूबर 25 1947 में। ठीक है, कब की, अक्टूबर 25 1947 में। और तब यहाँ के जो डिफेंस कमेटी थी वो किसके अंडर थी, अभी लॉर्ड माउंटन बैटन। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक जो इंडिया था वो लगभग ब्रिटिश इंडिया ही कहलाया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे जो हमें, मतलब जो इंडिया को उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में स्टिल हेल्प कर रहे थे। हेल्प इन द सेंस, उन्होंने इंडिया को इस तरह डिवाइड किया था स्टेट्स में, या इस तरह डिवाइड किया था प्रेसिडेंसीज में, जो एक विवाद था, जो एक फसाद था, और उसको मतलब रिजॉल्व करना बहुत जरूरी था। एंड लॉर्ड माउंटन बैटन भी ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय रह चुके थे, और वो तब भी जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वो हिस्सा थे। तो जब महाराजा ने डिमांड की थी और एक मीटिंग हुई थी 25 अक्टूबर 1947, तब भी लॉर्ड माउंटन बैटन जो थे वो लीड कर रहे थे उस कम्युनिटी को। ठीक है, देन होता ये है कि उनके साथ एक कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन रखी जाती है महाराजा के साथ। और वो कंडीशंस क्या थी कि हमारा मतलब कोई भी फायदा नहीं है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में ट्रूप्स को भेजें। ठीक है, ट्रूप्स को भेजना जम्मू एंड कश्मीर में कोई फायदा ही नहीं है। हम अपनी आर्मड फोर्स को जाया क्यों करें, जबकि जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त जो है वो यही रखी गई कि आपको एक्सेशन करना पड़ेगा, इल्हा करना पड़ेगा हमारे साथ। 26 अक्टूबर 1947 को ये एक्सेशन साइन हुआ था। ठीक है, क्योंकि महाराजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ना तो इसके पास आर्मी थी, ना तो इसके पास उतनी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ना तो वेपन्स थे। तो इंडिया की हेल्प ही लेना उसको एक वे लगा था। उसके बाद जो मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उनको भेजा गया, और उस मतलब तब जो इंडिया के सेक्रेटरी थे, डिफेंस सेक्रेटरी, वो थे वीपी मेनन। ठीक है, तो वीपी मेनन के जरिए इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है वो श्रीनगर पहुंची, जहाजों के जरिए, चॉपर्स के जरिए, और रेस्क्यू कर लिया था। ठीक है, जो मतलब ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल किया, एंड इन्वेडर्स को बाहर फेंका। ठीक है, उसके बाद इन्वेडर्स जो है उन्होंने सिर्फ कश्मीर पे नहीं बल्कि लद्दाख में कुछ जगहें थी वहां पे भी ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद इंडियन फोर्स ने, जो कि उन्होंने वादा किया था कि वो जो ट्राइबल्स है उन्हें बिल्कुल से बाहर फेंकेंगे, तो वहां पे लद्दाख में भी एक डिफेंस ऑपरेशन हुआ। ठीक है, जो मतलब गिलगित है वहां से भी मतलब वहां से जो कुछ ऐसा एरिया था जो महाराजा ने ब्रिटिश को दिया था, 60 years लीज पे दिया था। किस पे दिया था, लीज पे, यानी कि रेंट पे दिया था। जब हम किसी फिक्स्ड टाइम या पीरियड के लिए कोई बिल्डिंग, कोई लैंड देते हैं तो उसको रेंट नहीं बोलेंगे, उसको लीज बोलेंगे।
ठीक है, वो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 99 ईयर्स होता है। ठीक है, 99 ईयर्स तक आप लीज पे दे सकते हो। तो महाराजा ने गिलगित की कुछ जमीन ब्रिटिशर्स को लीज पे दी थी, और इन्वेडर्स जो थे, ट्राइबल्स जो थे, उन्होंने वो भी ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, उसके बाद वहां पे भी इंडियन फोर्स ने जाके वो फिर से रिऑक्यूपाई कर लिया। तो अब मसला ये था कि एक्सेशन तो हो चुका था, मसला अब पहले वाला पॉइंट था, यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट, ऑक्यूपेशन। जो मतलब यहाँ पे जो कश्मीरी थे, वो जो ऑक्यूपेशन करते थे, काम करते थे, वो कहाँ से जुड़ा था? पाकिस्तान से जुड़ा था। तो इंडिया को पता था कि मतलब अब हम लोग के बीच में जो फाइटिंग वगैरह, जो पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उसका ये मसला था कि कश्मीर का आधे से ज्यादा जो ऑक्यूपेशन है, जो ट्रेड है, वो पाकिस्तान से चल रहा है। तो इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद इंडिया ने यूएन में ये मसला ले लिया। और आपको पता है, आपने पढ़ा है कि यूएन में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, तो इस तरह के जो मसले हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल संभालता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वहां पे एक रेजोल्यूशन बना, 47 रेजोल्यूशन बना 21 अप्रैल को 1948 में। और वहां पे ये रेजोल्यूशन बना कि आपको पहले साइन करना है एक एग्रीमेंट पे, कराची सीज एग्रीमेंट, सीज फायर एग्रीमेंट। सीज का मतलब स्टॉप होता है। ठीक है, कोरियन लैंग्वेज है, सीज का मतलब स्टॉप फायरिंग, कि आपको आपस में नहीं लड़ना, आप फाइट नहीं करोगे। ठीक है, तो 1949 में साइन किया गया। ठीक है, तो 1949 में बिल्कुल से साइन किया गया, क्योंकि यूएन ने कुछ और रेजोल्यूशन भी बनाए थे ऑक्यूपेशन को लेके। वो रेजोल्यूशन क्या था कि यूएन ने फैसला किया कि 1/3 पार्ट जो है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो 1/3 पार्ट है, जैसे कि उसमें आता है गिलगित, ठीक है, उसमें आता है हुंजा, उसमें आता है बाल्टिस्तान, रावलकोट, ठीक है, नीलम, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, ये सारा कुछ जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो पाकिस्तान के साइड से जाएगा। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कि ये जो पार्ट है अब ये पाकिस्तान का हुआ। ठीक है, और ये मतलब जो आजाद कश्मीर वाला पार्ट है, वो पाकिस्तान का हो गया। ठीक है, अब पीओजेके से कहा जाता है इस टाइम भी, यानी वो पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान के अंडर आता है। तो वो मसला फिर वहीं पे खत्म हो गया कि ट्रेड का कोई मसला नहीं है, वहां से कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा। अब वो हमेशा के लिए किसके साथ जुड़ गए हैं? पाकिस्तान के साथ। यानी जो मतलब ट्रेड वेज थे, जो रोडवेज आते थे ट्रेडिंग के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका था। तो अब मतलब आपस में बायलिटरल जो कन्फ्रंटेशन थी, जो झगड़े होते थे, वो नहीं होनी चाहिए। बट एज यू नो स्टिल वी आर इन डिस्प्यूटेड स्टेट, है ना, हम अभी भी डिस्प्यूटेड स्टेट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद एज यू नो सिर्फ ये ऑक्यूपेशन वाला मसला नहीं था, फिर मसला आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक और लड़ाई उठी थी उसके बाद, वो आप फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह की लड़ाई उठी थी। वाटर, रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जहलम का पानी, चिनाब का पानी कौन यूज करेगा। एंड उसमें भी ब्लेम क्लेम किया गया कि मतलब पाकिस्तान को ज्यादा मिला कहीं पे, इंडिया को ज्यादा मिल रहा है, या वो अपना हक जमा रहे हैं जबकि वो पानी उनका नहीं है। और उसके बाद एक और मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, वो आप फर्दर पढ़ेंगे जब आप फर्दर, अगर किसी ने आर्ट्स लिया या 10th में, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अच्छे से आप लोग तब पढ़ेंगे अगर आपने 11th में पॉलिटिकल साइंस आप लेते हो, तो उसमें आप देखते हो कि किस तरह रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अलग अलग चिनाब या जहलम का पानी, ठीक है, इस तरह जो ये पानी था, इनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो अब आता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने फैसला तो किया था इंडिया के साथ रहने का, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। कंडीशन ये थी
कि ये जो हमारा मतलब जम्मू एंड कश्मीर है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी बनाया गया था। जो मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी कि पहले जब महाराजा थे, तो तब उन्होंने एक तरह से एक कमिटी बनाई थी जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। लेकिन अब जो ये मसला हुआ था, जो ट्राइबल्स का मसला हुआ था, तो ये जो बात है ये रुक गई थी। लेकिन अब जब हम एक्सीड भी हो गए, बट स्टिल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है ये फिर से लागू की गई कि 1950 में जो जनरल काउंसिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आपने स्वीक्स में पढ़ा, जो लास्ट का चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो वही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनके रिकमेंडेशन से क्या हुआ, पूरे स्टेट में ये हो गया, इलेक्शन हो गया। और वो चाहते थे पूरे स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन देना, जो फ्यूचर में जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो। तो उसके बाद क्या होता है, जो करण सिंह है वो एक रीएजेंट थे, यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई महाराजा नहीं था, तो वो रीएजेंट होता है जब कोई स्टेट विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, तो उनके बदले में, या जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अभी बालिग नहीं होता है, तो उनके बदले में जो सदारत संभालता है उसे रेजेंट कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन लागू किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, ठीक है। और वो किसकी बेसिस पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि अब हम वोट करेंगे, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में 1951 में एक असेंबली बनाई गई, जिसमें डिलिमिटेशन रखी गई, यानी कि उसमें सीट्स लिमिट्स में थे, ठीक है, क्या थे, लिमिट्स में, उसमें बाउंड्री लिमिट में थी, यानी कि एक मेंबर को कितने आदमी वोट करेंगे, तो 40,000 पीपल, एक मेंबर को 40,000 पीपल, इस तरह इन्होंने रखा था वोट करेंगे, ठीक है। ताकि ये जो मतलब लोग हैं वो भी अश्योर हो जाए कि हमें किसको वोट करना है, और फ्री एंड फेयर तरीके से वो वोट करे। फर्दर इस तरह वोटिंग की गई, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है जेएनके में, वो 26 जनवरी 1957 में, कब, 26 जनवरी 1957 में लागू किया गया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, शाबाश, 26 जनवरी 1950 में। तो 6 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। एंड इसमें से जो कुछ रूल्स थे, मतलब रूल्स इन द सेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, हमारा स्पेशल स्टेटस था 370 जो हाल ही में एब्रोगेट किया गया, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते थे, लाइक सेंट्रल के लॉज यहाँ पे लागू नहीं होंगे। सेंट्रल के लॉज इंडिया में तो लागू हो सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होंगे, ठीक है। यहाँ हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी जो इमरजेंसी पावर्स है, हमारे जो रेसिडेंशियल पावर्स है, अमूमन स्टेट के रेसिडेंशियल पावर जो होते हैं वो सेंटर के हाथ होते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट के हाथ में होंगे, ठीक है। एंड बाकी की शर्तें आपको पता ही है कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, अलबत्ता लीज पे ले सकता है। तो इस तरह की कुछ उसमें कुछ प्रोविजंस रखे गए थे। एंड सेकेंड थिंग, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी फर्क थी, जैसे कि रिजर्वेशन की फर्क, जो बैकवर्ड क्लासेस है, तो सेंटर में जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी रिजर्वेशन मान लो 30% थी, तो जम्मू एंड कश्मीर में 25% ही थी। तो इस तरह जो रिजर्वेशन थी वो अलग अलग थी ओबीसी के लिए, ठीक है, समझ आया। समझ आया अच्छे से।
क्वेश्चन मत है किसी को? लीव कोई नहीं करेगा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। आज बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, सो आप लोग रेगुलर रहेंगे क्योंकि हमें पता है कि सबके पास फोन अवेलेबल है। स्टिल आप लोग क्लास नहीं लेते। फहद आप मुझे बोलिए, ट्राइबल इन्वेजन क्या था, बताइए। फहद बताइए। आप बोलिए आसिम, व्हाट इज ट्राइबल इन्वेजन? क्या समझ नहीं आया आपको टॉपिक? इतना आसान तो था। सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं क्या आप यहाँ पे? जावरेली आप बताइए। क्या? शाबाश। व्हाट इज ट्राइबल इन्वेजन?
कराची सीज फायर एग्रीमेंट क्या था? आप बोलिए हदीका। यस मैम, कराची सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था 1949 में। इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि यूएन ने ये फैसला किया था कि जो दो कंट्रीज है वो आपस में फाइट नहीं करेगी। ओके। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, आप लोग लीव कीजिए। लीव करे सारे, क्लास हो गई। लीव दिस मीटिंग नाउ। तंजीला, महरीन, सीरत, आफ्ताब,